नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेस पर। आज की करंट अफेयर्स की क्लास के नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो इसलिए आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं हम आज की जो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स से संबंधित जो हमारे करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो इसके अंतर्गत पहला हमारा टॉपिक है, राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। हाल ही में 22 अप्रैल 2020 को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा के कृत्यों को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने वाले एक अध्यादेश को मंजूरी दी गई। इसके तहत महामारी कानून 1897, ध्यान दीजिए, महामारी कानून 1897 के अंदर संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। इस अध्यादेश के तहत डॉक्टरों और आरोग्य कर्मियों पर हमला अब गैर जमानती अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आएगा, अर्थात ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति को जमानत नहीं मिल पाएगी। इसमें डॉक्टर्स को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के चलते मकान मालिकों के द्वारा घर छोड़ने जैसी घटनाओं को भी उत्पीड़न मानते हुए एक सजा का प्रावधान किया गया है। अर्थात यदि कोई डॉक्टर है, वो किसी किराए के मकान में रहता है और उसका मकान मालिक उसे या उसके परिवार को उत्पीड़ित करता है, उसे एक मकान खाली करने के लिए कहता है, तो उसे उत्पीड़न माना जाएगा और उसमें भी सजा का प्रावधान किया है उस मकान मालिक के लिए। ऐसे मामलों में मुकदमा 1 महीने में शुरू करने और 1 साल के भीतर केस का फैसला हो जाने का प्रावधान भी इसके अंतर्गत किया गया है। और इसका जो आधार है, हमले और उत्पीड़न की गंभीरता को बनाते हुए सजा को 2 श्रेणी के अंदर बांटा गया है, जिनमें से जो प्रथम श्रेणी है उसके अंतर्गत होंगे कम गंभीरता वाले अपराध, जिसके लिए सज़ा के तौर पर 3 माह से 5 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। साथ ही 50,000 रुपये से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना करने का इसमें प्रावधान किया गया है। वहीं यदि दूसरी श्रेणी के अंतर्गत यदि अपराध ज़्यादा गंभीर हो, तो उस स्थिति में 6 महीने से लेकर 7 वर्ष तक की कैद की सज़ा के साथ साथ 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों और संपत्ति की रक्षा के लिए महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 की उद्घोषणा को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 22 अप्रैल 2020 को गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने स्वास्थ्य कर्मियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की थी और डॉक्टर्स ने यह मांग की थी कि कोरोना काल में उनकी सुरक्षा के लिए सरकार कानून लाए, और इसी मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस अध्यादेश को मंजूरी दी है और उसे लागू करवाया है। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की जो रैंकिंग है वो 142वीं रही है। भारत 142वें स्थान पर रहा है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे आरएसएफ भी कहा जाता है। आरएसएफ इसका एब्रीविएशन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर से नहीं लिया गया है, बल्कि इसका जो एब्रीविएशन है ये आरएसएफ, वो एक फ्रेंच जो इसका अनुवाद है जिसे कहते हैं रिपोर्ट सान फ्रंटियर्स, उसके द्वारा इसको जो एब्रीवेट किया गया है आरएसएफ। तो उस आरएसएफ के द्वारा 20 अप्रैल 2020 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 की रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अंतर्गत भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर 2 रैंक खिसकते हुए 180 देशों की जो सूची है उसमें 142वें स्थान पर आ गया है। जबकि हम बात करें भारत की पिछले वर्ष की स्थिति 2019 की स्थिति, तो उस दौरान भारत की रैंकिंग 140वीं रैंक थी, और इसी तरह से 2017 के अंदर इसकी रैंक 136वीं और 2018 के अंदर 138वीं, 2019 में 140वीं और 2020 में 142वीं रैंक पर भारत पहुंचा है। रैंकिंग के अंदर ये जो गिरावट हुई है उसके पीछे कुछ कारण रहे हैं, जिनके बारे में बात करें तो सबसे पहला कारण, जम्मू और कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को जो 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी, तो उसके बाद से वहाँ पर जो स्थिति है तनावपूर्ण हो गई थी। इसी वजह से इस कार्रवाई को करने से पहले सरकार के द्वारा अतिरिक्त जो सैनिक तैनाती की गई थी, इसके अलावा एहतियात के तौर पर इंटरनेट और फ़ोन सुविधाओं को बंद कर दिया गया था, और हज़ारों कश्मीरी लोगों को, जिनमें राजनेता, पत्रकार और वकील आदि संभावित प्रदर्शनकारी शामिल थे, या जो
कुछ आतंकवादी संगठनों से जुड़े लोग थे उन्हें हिरासत में जिन लिया गया। तो यह एक बड़ा कारण रहा है कि इस रैंकिंग के अंदर भारत का जो प्रदर्शन है वो कमज़ोर हुआ है। अब हम बात करते हैं रिपोर्ट्स। इस लिस्ट के अंदर जो विदेशों के अंदर मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो रिपोर्ट्स में सूची के अंदर जो अलग अलग जो देश हैं उनकी रैंकिंग किस प्रकार से है। तो इस लिस्ट में 180 देशों की जो लिस्ट है इसके अंदर लगातार चौथी बार नॉर्वे है। नॉर्वे जिसे अर्धरात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है, वह नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा है लगातार चौथी बार। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंतिम स्थान की 180वें स्थान की, तो इस स्थान पर रहा है नॉर्थ कोरिया यानी उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया इसके अंदर अंतिम स्थान पर रहा है, 180वीं रैंक रही है उसकी। अब हम बात करते हैं इसके द्वितीय स्थान की। द्वितीय स्थान पर इसके फिनलैंड ने कब्जा जमाया है और तृतीय स्थान पर इस डेनमार्क इस पर काबिज है। इसके अलावा विश्व की जो प्रमुख जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, प्रमुख जो देश हैं, उनकी बात करें तो सबसे पहले बात करें हम जर्मनी की, जो रैंकिंग में 11वें स्थान पर है। फ्रांस जो इस रैंकिंग में 34वें स्थान पर है। यूके अर्थात ब्रिटेन जो कि इस रैंकिंग में 35वें स्थान पर है। यूएसए अर्थात अमेरिका 45वें स्थान पर है। जापान जो 66वें स्थान पर है और ब्राज़ील 107वें स्थान पर इस रिपोर्ट लिस्ट के अंदर मौजूद है। अब हम बात करते हैं हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके बारे में। तो हम बात करते हैं चाइना के बारे में। तो चाइना जो कि उत्तरी कोरिया से केवल 3 पायदान ऊपर है और केवल उसकी जो रैंक है वो 177वीं रैंक है, यानी काफ़ी पीछे रह गया चाइना। इसके बाद में हम बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान भारत से 3 स्थान पीछे है और उसकी रैंकिंग जो है 145वीं है। साथ ही बांग्लादेश जिसकी रैंकिंग 151वीं रैंक है। इस प्रकार से ये हमारे पड़ोसी राष्ट्रों की इस लिस्ट के अंदर जो रैंकिंग है उसकी स्थिति हमने देखी। अब हम बात करते हैं रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के बारे में। तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था है जो कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कार्य करती है। और ये जो संस्था है इसका जो मीडिया पर विश्व भर में होने वाले जो हमले होते हैं उन पर विशेष नज़र होती है। और ये जो संस्था है ये विभिन्न देशों के सरकारों के साथ मिलकर के प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है। इसकी स्थापना रॉबर्ट मेनार्ड के द्वारा वर्ष 1985 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर स्थित है। भारत को विदेशों से भेजी जाने वाली जो रकम है उसमें 23% की जो गिरावट आएगी और ये घट कर के 64 अरब रहने की आशंका है। ये आशंका जाहिर की है विश्व बैंक के द्वारा की गई है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते इस वर्ष भारत को विदेशों से भेजे जाने वाली जो राशि है उसमें 23% की कमी आएगी और वह अब 64 अरब डॉलर ही रह जाने की आशंका है, जो कि पिछले वर्ष 83 अरब डॉलर रही थी। इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि कोविड-19 महामारी और इसके चलते लॉकडाउन के कारण इस वर्ष पूरी दुनिया के अंदर जो पैसे भेजे जाने की जो दर है उसके अंदर 20% की कमी आने का अनुमान है। प्रतिवर्ष जो जितना जो धनराशि है अपने अपने देशों के अंदर जो विभिन्न देशों के अंदर पहुंचती है विदेशों से, वो उसमें 20% ओवरऑल कमी आने का अनुमान लगाया गया है। और रिपोर्ट के अनुसार ये गिरावट हाल ही के इतिहास में सबसे अधिक है और मोटे तौर पर जो प्रवासी श्रमिकों के वेतन और रोजगार में कमी के कारण ऐसा होगा, क्योंकि अधिकांश जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बाहर विदेशों में जा कर के अपने कुछ न कुछ कार्य करते हैं, जिन्हें मतलब वहाँ अपना रोजगार चलाते हैं, जिसके माध्यम से उन्हें जो भी पैसा मिलता है वो अपने देश के अंदर भेजते हैं। और अब इस कोरोना महामारी की वजह से वो ज़्यादातर लोग अपने देशों के अंदर वापस लौट चुके हैं और इस वजह से विदेशों से जो आने वाला उनके वेतन के रूप में जो पैसा आता था वह पैसा अब कम हो जाएगा। इस वजह से यह गिरावट दर्ज की जाएगी। विश्व बैंक का अनुमान है कि पाकिस्तान को विदेश से मिलने वाले पैसे में लगभग 23% की गिरावट देखी जाएगी, जबकि बांग्लादेश में 22%, नेपाल में 14% और श्रीलंका के अंदर 19% की कमी हो सकती है बाहर से विदेशों से आने वाली रकम के अंदर। हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा जो एक अभियान जो पहले से चलाया जा रहा है, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान जो गुजरात सरकार के द्वारा चलाया गया, इसके जो तीसरे संस्करण को
कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच में हरी झंडी दे दी गई है गुजरात सरकार के द्वारा। यह गुजरात सरकार के द्वारा अनावृत मानसून के पहले राज्य के अंदर जल निकायों को गहरा करने के लिए एक संरक्षण योजना है। यानी जितने भी राज्य के अंदर जो जल निकाय हैं, जल को इकट्ठा करने के जो संसाधन हैं, उन्हें और अधिक गहरा करने के लिए एक संरक्षण योजना है, जिससे के माध्यम से जल को संरक्षित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? वर्षा ऋतु के आने से पहले राज्य के जलाशयों को गहरा करना, जिससे कि उनमें अधिक से अधिक वर्षा का जल जमा हो सके और जल के अभाव के समय में उनका उपयोग किया जा सके। यह इस सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत नदी तटों, झीलों, चेक बांधों आदि को साफ किया जाता है और साथ ही गाद हटाया जाता है। यानी इसके जो कीचड़ है, उसके अंदर जो जमी मिट्टी वगैरह होती है, उसे हटाया जाता है। साथ ही सिंचाई की जो नहरें हैं, उनकी साफ़ सफाई भी की जाती है, जिससे कि कृषि के लिए जो पानी पहुंचाया जाता है वो सुगमता से बिना किसी बाधा के पहुंच पाए। और ये योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति पर यानी PPP मोड में चलती है, जिसमें होने वाला जो खर्च होता है उसमें 60% जो भाग है वो राज्य सरकार वहन करती है और 40% जो भाग है इसकी खर्च का, वह लोगों के द्वारा दिए गए अंशदान के माध्यम से पूरा होता है। अर्थात ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। अब इसके बारे में हम आगे बात करें, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में, तो योजना जो इसका प्रथम संस्करण में इसके अंदर 16,616 तालाबों और झीलों को गहरा करने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि 18,220 जलाशयों को गहरा किया गया। अर्थात लक्ष्य से बहुत अधिक कार्य हुआ, जो काफ़ी काबिल तारीफ है। इन प्रयासों से राज्य के तालाबों और जल भंडारों, चेक बांधों, बोरीबंधों आदि जलाशयों के अंदर वर्षा का जल जमा होने की क्षमता 11,000 लाख घनफीट तक बढ़ गई थी। इस योजना के अंतर्गत गाद निकालने के कारण मिट्टी का जो विशाल भंडार जमा हुआ, जिसका प्रयोग किसान खेती की उपज बढ़ाने में कर सकते हैं, क्योंकि यह जो मिट्टी होती है, इसके जो जलाशयों के तल में से जो निकली जो मिट्टी होती है, उसकी जल ग्रहण क्षमता भी होती है, वो काफ़ी समय तक पानी को अपने पास सोख के रख सकती है। और दूसरी बात, वह उपजाऊ भी होती है, जो किसानों की जो खेती की उपज है उसे बढ़ा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं ICICI बैंक के बारे में। तो ICICI बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सर्विस शुरू की है। भारत का जो लीडिंग प्राइवेट सेक्टर का एक बैंक है ICICI बैंक, उसने हाल ही में आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट आईपैल को अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ एकीकृत करके अपने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सर्विस शुरू की है। यह पहल कोविड-19 के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के बीच बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में ग्राहकों की सहायता करेगी। इसके उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। ग्राहकों को एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट जो ऐप है उसे अपने फ़ोन में डाउनलोड करना होगा और अपने ICICI बैंक अकाउंट को इससे लिंक करना होगा। अगर इस सुविधा का फ़ायदा लेना है तो ग्राहकों को उसके लिए सबसे पहले एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट को अपने फ़ोन में डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर अपना जो इसका जो लिंक है उसे इसको अपने ICICI बैंक अकाउंट से इसे लिंक करना होगा। उसके बाद में ग्राहक इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार ने 1 साल तक महंगाई भत्ते में वृद्धि पर रोक लगा दी है। यानी DA पर रोक लगाई है कि सरकारी कर्मचारियों का जो DA होता है उसे बढ़ाने से रोका गया है। इसमें बढ़ोतरी का कुछ समय पहले प्रावधान किया गया था, कुछ समय पहले इसमें बढ़ोतरी का फैसला लिया गया था, लेकिन उसे अब रोक दिया गया है। 23 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर रोक लगाई है और केंद्र सरकार के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए बचाने के लिए कदम उठाया गया है। इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों पर लागू होती है। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके वेतन का 17% महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस मिल रहा था, DA मिल रहा था। सरकार ने भत्ते को 4% बढ़ाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे अब स्थगित कर दिया गया है। अब महंगाई भत्ता क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पेंशन भोगी होते हैं या सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनको महंगाई भत्ता या डियरनेस अलाउंस मिलता है, जो कि जुलाई और जनवरी के माह में हर साल 2 बार महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाता है। हर साल जुलाई के अंदर और जनवरी के महीने में, अर्थात 6-6 माह के अंतराल पर जो महंगाई की समीक्षा करते हुए
सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके डीए में वृद्धि की जाती है, और इस बार उस वृद्धि को सरकार ने स्थगित कर दिया, उसे रोक दिया है। अब हम बात करते हैं इस महंगाई भत्ते के बारे में, आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये जो महंगाई भत्ता है उसकी भरपाई के लिए कर्मचारियों और पेंशनरों को, यानी महंगाई की भरपाई करने के लिए कर्मचारियों और पेंशनरों को यह भत्ता प्रदान किया जाता है। केंद्रीय बजट का लगभग 8.5% केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। अब इसके इतिहास की बात करें कि ये डीए बढ़ाने की जो, या डीए की शुरुआत करने की जो प्रथा कहाँ से प्रारंभ हुई, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो महंगाई भत्ते की अवधारणा है उसे शुरू किया गया था। भारत में महंगाई भत्ते को 1947 में पुराने वस्त्र भत्ते के रूप में पेश किया गया था, और इसे 1953 में संशोधित कपड़ा भत्ते के रूप में फिर से प्रस्तुत किया गया। महंगाई भत्ते को पहले कर्मचारियों के वेतन के संशोधन से जोड़ दिया गया था, इसके बाद में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से इसे जोड़ दिया गया। अब हम बात करते हैं कोविड-19 के प्रभावों का आकलन करेगा 15वां वित्त आयोग। 15वां वित्त आयोग जो है वह कोविड-19 के प्रभावों का आकलन करेगा, और इसके लिए 15वें वित्त आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक 23 और 24 अप्रैल 2020 को आयोजित की जाएगी, और यह परिषद कोविड-19 के प्रभावों पर चर्चा करेगी। इस 2 दिवसीय बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा, और इस बैठक में विशेषज्ञ विभिन्न आर्थिक पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली इस बैठक के अंदर जो विभिन्न आर्थिक मामलों के जो जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, वो अन्य विभिन्न आर्थिक पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे, और इस बैठक के एजेंडे में अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए खर्च किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय को भी शामिल किया गया है। अब इस बैठक का महत्व क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने भारत की जो विकास दर है उसमें काफ़ी कमी की आशंका दर्शाई है। जैसे कि हम बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, तो जिसने 2020-21 के दौरान भारत की जो विकास दर है उसे 1.9% रहने का अनुमान लगाया था। वहीं विश्व बैंक के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है उसमें 1.5 से 2.8% की वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया था। फिच रेटिंग ने भारत की विकास दर को 2% की कटौती की है, और S&P ने देश की विकास दर को 2% रहने का अनुमान लगाया है। वहीं जो मूडीज़ ने हमारे भारत की जो विकास दर है उसे 2.5% रहने का अनुमान लगाया है। इस प्रकार से जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उन्होंने भारत की वृद्धि दर को 1.5 से 2% या 2.5% के बीच में रहने का एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है, जिसे देखते हुए इस बैठक का निर्णय लिया गया। इस प्रकार से बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं वित्त आयोग के बारे में। तो वित्त आयोग जो कि एक संवैधानिक निकाय है, यानी इसका उल्लेख संविधान के अंदर किया गया है। भारत के संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 280 और 281 के तहत वित्त आयोग के बारे में चर्चा की गई, उसका उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ होने के 2 वर्ष पश्चात से प्रत्येक 5 वर्ष के बाद अथवा इससे पूर्व भी यदि आवश्यक समझें तो एक आदेश के द्वारा वित्त आयोग का गठन करेंगे, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। यानी वित्त आयोग है उसके अंदर एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, और इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में किया जाता है। और प्रत्येक 5 वर्ष पर जो वित्त आयोग है वो अपनी रिपोर्ट्स जो अनुच्छेद 281 के तहत अपनी रिपोर्ट्स को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसे राष्ट्रपति सदन के समक्ष रखवाते हैं। दोनों जो सदन हैं उनके समक्ष रखवाते हैं। अब हम बात करते हैं वित्त आयोग के कार्यों के बारे में। हम संक्षिप्त में बात कर लें तो सबसे पहली बात, राज्यों और संघ के मध्य जो करों का जो शुद्ध आगम है उसके वितरण के विषय में राज्य के मध्य ऐसे भाग के आवंटन के विषय में यह कार्य करता है। दूसरा इसका कार्य है कि जो भारत की संचित निधि है उससे राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के विषय में यह संस्तुतियाँ करता है। इसके अलावा इसका तीसरा कार्य राष्ट्रपति के द्वारा सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय में राष्ट्रपति को सिफारिश भी है करता है। इस प्रकार से ये वित्त आयोग के जो कार्य होते हैं, और ये जो वित्त आयोग है वो संसद के द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है उनका उपयोग करता है और अपनी प्रक्रिया को स्वयं
निर्धारित करता है। इन सभी बातों का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है और 281 में, जैसा कि आपको बताया गया, अनुच्छेद 281 के अंतर्गत वह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। 5 वर्षीय जो रिपोर्ट है उसे राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उसे दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं। अब हम बात करते हैं वित्त आयोग के गठन की। तो सर्वप्रथम इसका गठन 22 नवंबर 1951 को किया गया था और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे। वर्तमान में जो आयोग है वो 15वां वित्त आयोग चल रहा है। इससे पूर्व 14वें वित्त आयोग जिसके जो अध्यक्ष थे वाई.वी. रेड्डी, जो भारत के रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, वाई.वी. रेड्डी, और उनकी अध्यक्षता के अंदर 14वें वित्त आयोग का गठन किया गया था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत कर दी थी राष्ट्रपति के समक्ष, जिनकी अधिकांश संस्तुतियों को सरकार ने मान भी लिया है। और अब जो 15वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं और इसके जो अन्य सदस्य हैं उनके बारे में हम बताएं तो इसके जो अन्य सदस्य हैं अजय नारायण झा, प्रोफेसर अनूप सिंह, अशोक लाहिड़ी और रमेश चंद्र इसके अन्य सदस्यों के अंदर शामिल हैं। एन.के. सिंह जो वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वे पहले योजना आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पूर्व में योजना आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इसी के साथ में हमारी जो आज की करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उसकी क्लास कंप्लीट होती है और अब बारी है हमारे आज के क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन है आज का कि 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री यानी यूनियन एचआरडी मिनिस्टर ने नई दिल्ली में ई लर्निंग सामग्री को विकसित करने और उसमें योगदान करने के लिए किस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। तो आपको अपने जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में देने हैं और इसी साथ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। धन्यवाद।